अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं और राशिद टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चरण पे हाजिर हूं। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 11 नवंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड हुआ है $17,000 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप करा चलूं बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $17,300 के करीब ट्रेड हो रहा था। और कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो सी सीपीआई की रिपोर्ट आई थी यूएस के अंदर वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छी आई थी। तो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर भी गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की प्राइस को $18,000 के लेवल तक जाता हुआ देखें और फिर वहां से बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर सकती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस अबव गई तकरीबन $18,080 के लेवल तक और वहां से बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। और सो फार बिटकॉइन का जो सा एक मेजर सपोर्ट लेवल था $17,000, बिटकॉइन उससे नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो बिटकॉइन की जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $17,000 से नीचे बंद हो जाती है तो ये जो सा रेड रन चल रहा है बिटकॉइन का, इसको अगले चंद घंटों तक हम लोग कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की जो सी प्राइस है उसको एक दफा दोबारा से $16,500 या $16,200 के लेवल तक आता हुआ देखें। तो बिटकॉइन का जो सा करंट कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है वो $16,500 के लेवल बिटकॉइन के लिए ऐसा करंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। करंट जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है $17,000 के ऊपर और इसके अलावा जो है बिटकॉइन का मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो है $18,000 से लेके $18,500 के ऊपर। जब तक बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर $18,500 से अबव अपनी कैंडल्स बंद नहीं करता है तब तक हम लोग बिटकॉइन को इसी तरह साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। और मेजरली बिटकॉइन $16,000 से लेके $18,000 का जो सा लेवल है उसी के दरमियान में ट्रेड होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। मतलब कि अगर जो सा नेक्स्ट एक शॉर्ट बुल रन स्टार्ट होना है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिटकॉइन $18,500 का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़े और उससे अबव अपनी कैंडल्स बंद करे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगेन ये होगा मेरा करंट कंसोलिडेशन लेवल और मेजर जो सा अपडेट है बिटकॉइन के ऊपर वो यही है कि $18,500 से नीचे है तो हम लोग बिटकॉइन को $16,000 से लेके $18,000 के लेवल के दरमियान में ही ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके लिए अगर आगे चलते चले तो मेजर जो सी अपडेट थी वो आप लोगों को सर मुकद्दम से सुबह की वीडियो के अंदर दे दी थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो सी नई अपडेट आ रही है जो कि आ रही है यूएस की तरफ से कि जहाँ पे यूएस की एक सेनेटर के जिनका नाम है एलिजाबेथ वारन, उन्होंने काफी सख्त अल्फाज यूज किए हैं क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशंस के लिए। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूं। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि इस वक्त यूएस को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर काफी एग्रेसिव रेगुलेशंस करें क्योंकि इस साल के अंदर ये दूसरा मेजर क्रैश था कि जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि लोगों का बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो बिल्कुल वॉश आउट हो चुका है। पिछला क्रैश आप लोगों को याद है कि मई के अंदर क्रैश हुआ था लूना का कि जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों का वॉश आउट हुआ था। और उसके बाद 2 से 3 दिन पहले आप लोगों ने देखा कि जहाँ पे एफटीएक्स एक्सचेंज उसका क्रैश हुआ और उसकी वजह से भी दोबारा से लोगों का तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो मुकम्मल तौर पे वॉश आउट हो चुका है। तो इन दो मेन इवेंट्स को सामने रखते हुए यूएस के जो सेनेटर्स हैं वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो यूएस की एसईसी मतलब कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उनको काफी एग्रेसिव रेगुलेशंस जो है वो करनी चाहिए है क्रिप्टो करेंसीज की। इसके बारे में सीजी ने भी अपना जो सा खदशा है वो जाहिर किया था। उनकी जो सी ट्वीट्स है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी 2 दिन पहले कि जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये जो सी क्रैशेस वगैरह हो रहे हैं मेजर क्रैशेस क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है और अगर ये क्रैशेस कंटिन्यू होते रहे तो हम लोग देखेंगे कि जो सी क्रिप्टो की रेगुलेशंस वगैरह होंगी वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होंगी। तो उसके साइंस जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। जो सबसे पहला साइन आया है अगेन यूएस की तरफ से कि जिसके ऊपर काफी मिक्स जो है लोगों के रिएक्शन थे वो आए थे। तो मिक्स रिएक्शन जो है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूएस के ये सेनेटर्स और अगेन जो सी क्रिप्टो की रेगुलेशंस वगैरह होनी चाहिए वो काफी एग्रेसिव ही होनी चाहिए है। लेकिन इसके ऊपर जो सी मेजर कंपनीज थी यूएस की मतलब कि यूएस की जो सी मेजर एक्सचेंजेस वगैरह थी कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सामने आई है कॉइन बेस, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ये जो सी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है और ऐसी कंपनीज जो कि यूएस के अंदर बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है उनकी वजह से ऐसी कंपनीज को निशाना बनाना जो कि यूएस के अंदर रेगुलेटेड है ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करना चाहता हूँ। तो अगेन जो से सीईओ ऑफ कॉइनबेस हैं उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ftx.com जो सी है वो एक ऑफ शोर एक्सचेंज थी मतलब कि ये वो वाली एक्सचेंज थी जो कि यूएस के अंदर काम नहीं कर रही थी और यूएस के जो सी एक्सचेंज काम कर रही थी वो कर रही थी ftx.us। अगेन आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपर आइडिया है।
तो कोइनबेस के सीईओ अगेन ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने यहाँ पे ये कहा कि ये एसईसी की गलती है कि एसईसी ने ऑफशोर जो सी एक्सचेंज है उसको रेगुलेट नहीं किया था। अब अगर एसईसी ने इसको रेगुलेट नहीं किया, एक ऑफशोर कंपनी को उन्होंने अगर रेगुलेट नहीं किया और उसकी वजह से जो से अमेरिकन सिटीजन थे उन्होंने एक ऑफशोर कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो ये उनकी गलती नहीं है, मतलब कि ये ऐसी एक्सचेंजेस की गलती नहीं है जो कि यूएस के अंदर रेगुलेटेड है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग इसकी वजह से, मतलब कि ऑफशोर कंपनी की वजह से आप लोग ऐसी कंपनीज को पनिशमेंट देते हैं जो कि यूएस के अंदर रेगुलेटेड है, तो ये बात उनसे बिल्कुल भी सेंस नहीं रखती है। तो इसके ऊपर जितने भी कोइनबेस के एम्प्लॉइज थे और कोइनबेस के उनसे मेजर एम्प्लॉइज वगैरह थे, जिसके अंदर उनके सीईओ आ जाते हैं, सीटीओ वगैरह आ जाते हैं, उन सब ने यही कहा कि ये जो सी स्टेटमेंट आई है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और एसईसी की ये गलती है। एसईसी से पूछना चाहिए कि उन्होंने ऑफशोर कंपनीज को क्यों रेगुलेट नहीं किया है। तो अगेन ये जो से मिक्स कुछ रिएक्शंस वगैरह थे। अगेन जो सी ये स्टेटमेंट आई है, ये स्टेटमेंट तो वाकई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के लिए कि क्रिप्टो करेंसीज को काफी एग्रेसिव तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। तो देखते हैं कि फ्यूचर क्या होता है। जो भी अगेन फ्यूचर वगैरह होगा, फ्यूचर के अंदर जो सी भी स्टेटमेंट्स वगैरह आएंगी सेनेटर्स की तरफ से या जितने भी एक्सचेंजेस के टॉप के सीईओज वगैरह हैं उनकी तरफ से, वो आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर कर दी जाएंगी। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए एक अच्छा साइन नहीं था क्रिप्टो करेंसीज के लिए, और इसकी वजह से भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत रिटर्न जो है वो दिखाता हुआ देखा है आज के दिन के अंदर क्रिप्टो करेंसीज का। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, अगर अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे हिस्ट्री शेयर करता चलूँ, क्योंकि हिस्ट्री का एक बहुत ज्यादा ताल्लुक है क्रिप्टो करेंसीज के साथ। प्रीवियसली जो सी बियर मार्केट चली थी 2015 के अंदर, 2018 के अंदर, उसके अंदर मैं आप लोगों को ऑलरेडी गाइड करता रहा हूँ कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो 80% और 84% तक नीचे आई थी। और एक करंट जो सी बियर मार्केट चल रही है इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 74-75% तक नीचे आई है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते चलें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो अभी तक अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ और सिर्फ 76% तक नीचे आई है। तो हिस्ट्री अगेन हम लोगों को कह रही है कि हम लोगों ने 80% तक का जो सा मार्क है वो देखा हुआ है बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, और अगेन बिटकॉइन की प्राइस हम लोगों को 84% तक नीचे जाती हुई दिखाई दी है। और अगर इस दफा दोबारा से बिटकॉइन की प्राइस 84% तक नीचे जाती है, जिसके चांसेस हैं, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, तो अगर तो बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से 84% तक नीचे जाती है तो तकरीबन $10,000 या $11,000 का वो मार्क बनता है। तो हिस्ट्री में आप लोगों से यहाँ पे ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 2018 और 2021 या 2022 जो सी करंट मार्केट चल रही है दोनों का मुवाजना करेंगे तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि 2018 की मार्केट के अंदर जो से टॉप 100 आल्ट कॉइन्स थे वो इस वक्त जो सी करंट मार्केट चल रही है उसके अंदर नहीं शामिल है। मतलब कि इस वक्त जो सी करंट टॉप 100 आल्ट कॉइन्स हैं वो मेजरली बिल्कुल डिफरेंट है 2018 के मुकाबले में। और अगर आप लोग यहाँ पे 2018 का भी चार्ट देखें तो ये मैंने जनवरी 2018 का हिस्टोरिकल चार्ट ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप लोग पहले 2018 के जो से टॉप 100 आल्ट कॉइन्स हैं इनको अगर देखेंगे तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि करंट जो से टॉप 100 आल्ट कॉइन्स हैं 2018 के तकरीबन 85 से 90% जो से आल्ट कॉइन्स हैं वो इस वक्त करंट टॉप 100 आल्ट कॉइन्स के अंदर शामिल ही नहीं है। तो इस वक्त हिस्ट्री के मुताबिक शायद ये हो सकता है कि जो सा एक काफी बड़ा मेजर क्रिप्टो रीसेट जो है वो हम लोग देखें, और इसके बाद जो से अगले 1 से 2 साल हैं इसके अंदर जो से करंट टॉप 100 आल्ट कॉइन्स हैं इसमें से काफी ज्यादा जो से आल्ट कॉइन्स है वो वैनिश हो जाएंगे और नए जो से आल्ट कॉइन्स है वो इनकी जगह ले लेंगे अगले तकरीबन 2 साल के अंदर। तो अगेन ये काफी बड़ा रिसर्च जो है वो हम लोग देख सकते हैं। अगेन इसके चांसेस वगैरह हैं, हम लोगों ने 2018 के अंदर भी ये देखा है, हम लोगों ने 2015 के अंदर भी ये देखा है। तो अगर पिछले 2 साल में पिछली 2 बियर मार्केट्स के बाद ऐसा हुआ था तो मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार जो ये करंट बियर मार्केट चल रही है इसके बाद भी ऐसा हो, और इसके बाद भी जो से मैक्सिमम आल्ट कॉइन्स हैं उनको हम लोग टॉप 100 की लिस्ट से वैनिश होता हुआ देखें और नए जो से प्रोजेक्ट्स हैं वो इनकी जगह लेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई में ये एक ग्रेट क्रिप्टो रीसेट होने वाला है? क्या वाकई में हम लोग जो सी करंट इंडस्ट्री चल रही है इसको एक काफी बड़ा चेंज जो है वो लेता हुआ देखेंगे? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो एक और जो से क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी यहाँ पे बताया है कि अभी भी मैक्सिमम चांसेस है कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है करंट प्राइस के मुकाबले में 16 से 20% तक नीचे जाए, और इथेरियम की जो सी प्राइस है वो 36 से 40% तक नीचे जाए, और जो से आल्ट कॉइन्स हैं उनकी जो सी प्राइसेस है 40% से 45% तक दोबारा से नीचे जा सकती हैं। तो अगेन इसके चांसेस वगैरह अभी भी हैं, आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो ये थी कुछ हिस्ट्री।
अगेन हिस्ट्री जो सी है वो साथ चलती रहती है, हिस्ट्री मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो मुझे उम्मीद है कि इससे भी आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है आल्ट कॉइन्स के अंदर। अब अगर आगे चलते चलें, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चलें सबसे पहले सोलाना के ऊपर, तो सोलाना की प्राइसेस आप लोगों को भी आइडिया है कि काफी ज्यादा डाउन आई थी। इसके बारे में सर मुकद्दस सर ने आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर दिया हुआ था कि काफी बड़ी तादाद में सोलाना जो से हैं वो अनलॉक होंगे। तो उसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट देता चलूँ, तो यहाँ पे ईपोक की जो सी हिस्ट्री है, सोलाना ईपोक की हिस्ट्री, तो सोलाना 370 जो है उसने अनलॉक होना था 2 दिन पहले, तो वो जो से अब मुकम्मल तौर पे अनलॉक हो चुका है और तकरीबन 408 मिलियन सोलाना जो से हैं वो अनलॉक हुए थे। लेकिन उसके बाद जो सा ईपोक 371 अब दोबारा से शुरू हुआ है, उसके अंदर तकरीबन 379 मिलियन सोलाना जो से हैं वो दोबारा से लॉक हो चुके हैं, मतलब कि वो दोबारा से जो सी सोलाना की ब्लॉकचेन है उसको वैलिडेट करने के लिए लॉक किए जा चुके हैं। तो 408 मिलियन जो से सोलाना है वो एकदम अनलॉक हुए थे, तो उसमें से 379 जो से हैं 379 मिलियन वो दोबारा से लॉक हो चुके हैं। तो तकरीबन 29 मिलियन सोलाना ये गालबन बनते हैं जो कि मार्केट के अंदर अनलॉक हुए थे। और उन 29 मिलियन की अगर आप लोग करंट प्राइस के मुताबिक प्राइस को देखें तो वो बनती है तकरीबन 400 मिलियन समथिंग डॉलर्स। तो तकरीबन 400 मिलियन डॉलर्स ऑफ वर्थ के जो से सोलाना थे वो ऑफिशियली अनलॉक हुए थे और वो ऑफिशियली मार्केट के अंदर एंटर हुए थे। तो 400 मिलियन डॉलर्स का अगर हम लोग सेलिंग प्रेशर देखेंगे तो अगेन ये काफी बड़ा प्रेशर बनता है, और ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा सेल आउट हो चुका है। अभी मैक्सिमम चांस है कि उनमें से कुछ ना कुछ सोलाना जो है वो अभी भी लोगों ने होल्ड करके रखा होगा और वो शायद इसकी प्राइस को थोड़ा बहुत और पंप होता हुआ देखें और फिर उसके बाद वो उसको दोबारा से सेल आउट कर सकते हैं। तो अभी भी एक काफी बड़ी प्राइस के अंदर सोलाना जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है कि जिसका सेलिंग प्रेशर हम लोग अभी देख सकते हैं अगले चंद दिनों तक। अगर सोलाना का 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देखें तो करंटली ये ट्रेड तकरीबन 16.3 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, करंटली अपना जो है एक मेजर सपोर्ट लेवल है तकरीबन 16 डॉलर्स का लेवल, उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 16 डॉलर से इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है तो 18.2 डॉलर्स का लेवल जो कि प्रीवियसली काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था यहाँ पे सोलाना के लिए, वो अब एक काफी मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और इसका जो लास्ट सपोर्ट लेवल है वो 13.11 डॉलर्स के ऊपर, अगर 13.11 डॉलर से इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर 10 डॉलर्स का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे सोलाना के लिए। और अगेन सोलाना की वैल्यू को हम लोग नीचे आता हुआ देख सकते हैं। सर मुकद्दस ने भी इसके बारे में आप लोगों को गाइड कर दिया कि चांसेस अभी भी हैं कि शायद हम लोग सोलाना की वैल्यू को 5 डॉलर्स या 10 डॉलर्स का जो एक लेवल बनता है वहां तक आता हुआ देखें। तो अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइंस को ऑन करके दिखाता चलूं तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि ये अपनी जो सी तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइंस हैं उनमें से 2 को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा था, लेकिन अब इसकी दोबारा से तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन बिल्कुल फ्लिप हो चुकी हैं। 20 मिनट एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन सबसे नीचे है, उसके ऊपर है 50, उसके ऊपर 100 और लास्ट में 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन। तो अगेन बिल्कुल भी जो से फंडामेंटल्स है वो साफ तौर पे यही बात जाहिर कर रहे हैं कि अभी हम लोग एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं सोलाना के प्राइस के अंदर और सोलाना की प्राइस नीचे आ सकती है। अब सोलाना के ऊपर अगेन एक काफी रिस्की ट्रेड हो सकती है। रिस्की ट्रेड के लिए आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा सोलाना के ऊपर वो बनेगा तकरीबन 16.1 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 18.1 डॉलर्स के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को सोलाना के ऊपर बताता चलूं तो आप लोगों के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे सोलाना के ऊपर वो बनेगा तकरीबन 16 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद तकरीबन 13.5 डॉलर्स के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू समहाउ नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन 11 डॉलर्स के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों के जो से एक्सिट टारगेट हो जाएंगे सोलाना के ऊपर वो हो जाएंगे तकरीबन 17 डॉलर्स के ऊपर, 19 डॉलर्स के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं 21 डॉलर्स के ऊपर तो तब भी आप लोग इसको सेल आउट करके अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा गेम सोलाना का वो प्रोजेक्ट है जिसकी प्राइस को हम लोगों ने 260 डॉलर से अबव भी देखा हुआ है। तो अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो अगेन आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। अगर आगे चलते चले लास्ट में यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि वो ट्रेड हुआ था 1259 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वक्त ये दोबारा से इसका जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है 1200 डॉलर्स, ये उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रीवियसली भी हम लोगों ने देखा था कि एक बार जब दोबारा से इथेरियम की वैल्यू नीचे आई थी 1200 डॉलर्स के लेवल तक, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि 1200 डॉलर्स का लेवल एक काफी मेजर सपोर्ट लेवल है इथेरियम का, और अगर इथेरियम की वैल्यू 1200 डॉलर से नीचे जाती है तो इस बात के मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इसकी प्राइस को 1000 डॉलर्स के लेवल तक जाता हुआ देखें। तो प्रीवियसली 2 दिन पहले जब मार्केट ने क्रैश किया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी प्राइस नीचे गई थी 1073 डॉलर्स के लेवल तक, वहां से इसकी वैल्यू ने दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया कल की सीपीए की रिपोर्ट के बाद, उसके बाद अब इसकी वैल्यू दोबारा से 1260 डॉलर्स के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रही है।
तो अगर इसके ऊपर भी सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइंस को ऑन करके दिखाता चलूँ तो इस वक्त ये 21 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन जो कि एग्जैक्टली आ रही है 1305 मतलब कि $1305 के ऊपर, उसको ये एज मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। और अगेन इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल, वो है $1200 के ऊपर। तो अगर अब आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताते चलूँ यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा इथेरियम के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $1220 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1300 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूँ यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बने हैं $1250 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $1180 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $1140 के ऊपर। और आप लोगों के लॉन्ग टाइम फ्रेम के वजह से एक्टिव टारगेट्स हो जाएंगे इथेरियम के ऊपर, वो हो जाएंगे तकरीबन $1300 के ऊपर, $1360 के ऊपर, और उसके बाद तकरीबन $1420 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अगेन लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा जैसे कि सरमगदर आपको गाइड करते रहे कि अभी भी काफी ज्यादा लोगों ने अपने बाइंग ऑर्डर्स जो है वो लगाए हुए हैं इथेरियम के ऊपर कि इथेरियम की प्राइस अगर $800 या $700 के लेवल तक आती है तो फिर उसको वो बाय करेंगे। तो अगेन इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चांसेस हैं कि हम लोग इथेरियम की वैल्यू के एक दफा दोबारा से $1000 से नीचे जाता हुआ देखें। तो अगर आप लोग $1000 से नीचे भी बाय करना चाहते हैं इथेरियम को तो तब भी आप लोग कर सकते हैं, और तब आप लोग अपना गेन लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब कि अगले 2 से 3 साल के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो ये था आज का मेरा मेन बुलेटिन, और मेन उसी न्यूज देनी थी वो मैंने आप लोगों को एक तो हिस्ट्री के बारे में बताना था क्रिप्टो करेंसीज की कि 2018 के मुकाबले में 2022 की जो सी आर्ट कॉइन्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, और चांसेस ये है कि हम लोग इनको अगले 2 साल के अंदर बिल्कुल चेंज होता हुआ देखें। और इसके अलावा जो से यूएस के सेनेटर्स हैं वो चाहते हैं कि काफी एग्रेसिव जो से रेगुलेशंस हैं वो की जाए क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।